तर आज आपल्याला शिकायचं या व्हिडिओमध्ये वर्बचं सेकंड टाईप. त्याच्या अगोदरचा जे टाईप आहे आम्ही बघितलेलं आहे की वर्बचे जे आहे खूप सारे प्रकार आहेत. त्याच्यामध्ये मेन वर्ब्स आहे, त्याच्यामध्ये ऑक्झिलरी वर्ब आहे, त्याच्यानंतर मॉडल ऑक्झिलरीज आहे, त्याच्यानंतर ट्रान्झिटिव्ह आहे, त्याच्यानंतर इनट्रान्झिटिव्ह आहे, त्याच्यानंतर फायनाइट आहे, त्याच्यानंतर नॉन फायनाइट आहे. तर अशा प्रकारे बरेचसे जे आहेत वर्ब्सचे टाइप्स असतात. ज्यापैकी काही सिलेक्टेड या व्हिडिओ मध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत आणि उरलेले जे टाइप्स ऑफ वर्ब्स आहेत त्यांचं सुद्धा सेपरेट व्हिडिओ तुम्हाला बिलकुलच काही दिवसांमध्ये बघायला मिळणार आहे, शिकायला मिळणार है. वेट एंड वॉच. सो बात करते हैं वर्ब्स के सेकंड टाइप्स की. इसके पहले का जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ये दो वर्ब हमने आज पढ़ने के लिए लिया है. आज मतलब इसका एक पार्ट दैट मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब जो है इसके पहले वाली वीडियो में हमने अंडरस्टैंड किया है. इस वीडियो में बात करेंगे ट्रांजिटिव के अपोजिट होने वाला इंट्रांजिटिव वर्ब. ओके, सो बी रेडी. इंट्रांजिटिव verb. Now what is mean by intransitive verb? Intransitive verb मतलब होता क्या है? इसको मराठी में अकर्मक क्रियापद कहते हैं. अकर्मक क्रियापद. अकर्मक क्रियापद मतलब क्या होता है? एक ऐसा क्रियापद जिसको कर्म के साथ नहीं जोड़ा गया है. ठीक है, एक ऐसा क्रियापद जिसको कर्म के साथ नहीं जोड़ा गया है या फिर क्रियापद जिसके साथ कर्म नहीं है. ओके, तो ऐसे क्रियापद को कहा जाता है अकर्मक क्रियापद. इट मीन्स इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड एज इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब दैट मीन्स जो बदलता नहीं है. ट्रांजिटिव जो बदलता है. अब देखो नाउन, ये जो नाम है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, त्याला ऐकत्या बरोबर आपल्या डोक्यामध्ये हा विचार येते ट्रान्झिटिव्ह मध्ये कुठेतरी बदलणारा आणि इंट्रान्झिटिव्ह मध्ये तो बदलत नाही, जो कॉन्स्टंट असतो. ओके, तर ट्रान्झिटिव्ह म्हणजेच बदलणारा. कुणानुसार बदलतो? तो ऑब्जेक्ट नुसार बदलतो. ठीक आहे, इन शॉर्ट जर सांगायचं झालं तर इंट्रान्झिटिव्ह जो ऑब्जेक्ट नुसार बदलत नाही. दॅट मीन्स ऑब्जेक्ट असो वा नसो, परंतु असा वर्ब जो प्रेझेंट असतो सेंटेन्स मध्ये त्याला म्हणतात इंट्रांजिटिव वर्ब. डेफिनेशन लिख लेते हैं. इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब क्या होता है? An action, okay, an action that has not a direct object to receive that action. To receive that action. तो ये है इंट्रांजिटिव वर्ब. अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब क्या होता है. देखो यहाँ पे मजाकबाजी नहीं करना है, ठीक है. ये कंसेप्ट जो है, जो इसके पहले वाले वीडियो में हमने ट्रांजिटिव वर्ब देखा है और इस वीडियो में हम सीख रहे हैं इंट्रांजिटिव वर्ब. इनको बस एक वर्ब के तौर तरीके से ना देखो, वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है. ये दोनों टाइप्स ऑफ वर्ब्स को, ट्रांजिटिव एंड अनट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, लिमिटेड स्कोप के लिए नहीं देखना है इनके बारे में. ठीक है, यांचा वापर जे आहे येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला खूप जास्त प्रमाणामध्ये होणार आहे. ओके, खूप जास्त प्रमाणामध्ये प्रॉब्लेम्स आपण फेस करू जर ह्या दोन्ही कन्सेप्ट व्यवस्थित आज समजून घेणार नाही तर. कारण ज्यावेळेस वॉइस ये टॉपिक पढ़ाया जाता है या फिर हम पढ़ने को स्टार्ट करते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं, तो उस समय में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जो इंसान को पागल कर देते, क्योंकि ये वर्ब सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं. एंड इफ वी डोंट नो
what is mean by transitive and what is mean by intransitive, and again if we don't know what is the difference in between transitive and intransitive verb, then how can we solve out? How can we deal successfully with that given statement or given question or given sentence of changing voice from active voice to passive voice and passive voice to active voice? वो नहीं कर सकेंगे अगर हमें ये दोनों चीज पता नहीं है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है. जरा दोन्ही गोष्टी माहित असतील, ठीक आहे, तरच आपण ते व्हॉइसचे क्वेश्चन सॉल्व आउट करू शकणार. आणि म्हणून जे आहे याचा वापर लिमिटेड आहे किंवा इसका यूज होता ही नहीं है सेंटेंस में. बस हमें तो पता है कि मेन वर्ब का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज होता है, और बाकी तो हमारे किसी भी काम के नहीं है. ऐसा ना सोचना, ऐसा ना सोचना. कोई भी लैंग्वेज हो, किसी भी लैंग्वेज का जो ग्रामर होता है उस ग्रामर में से ऐसा कौन सा भी टॉपिक नहीं है. देयर इजंट एनी सिंगल टॉपिक इन द ग्रामर ऑफ एनी लैंग्वेजेस विच इज नॉट यूजफुल. बिल्कुल ही नहीं है. चाहे वो टॉपिक छोटा हो जिसको हम 1 घंटे में समझ सकते हैं, चाहे वो टॉपिक बड़ा हो जिसको समझने के लिए 2 या 4 दिन लगते हैं, दोनों को सेम इम्पोर्टेंस देना है. क्योंकि जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे जिनको समझने के लिए, जिनको पढ़ने के लिए 4 दिन लगते हैं, और 1 दिन 1 घंटे में होने वाला टॉपिक एग्जाम में आता नहीं करके. फिल इन द ब्लैंक्स में आर्टिकल्स भी आते हैं, भूलना नहीं. और ये 7th 8th की बात नहीं कर रहा हूं मैं. Okay, I am talking about the higher education. Higher education में भी आर्टिकल से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं. मतलब ये क्वेश्चन उधर में भी आता है. प्राइमरी में हालांकि एक बार नहीं आएगा, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पे भी आर्टिकल, प्रीपोजिशन किती छोटे छोटे आहेत रे बाबा. प्रीपोजिशन आणि आर्टिकल किती छोटे. याला असं काही इलॅबोरेटली करून सांगावं लागत नाही. त्याचे काही रूल्स रेग्युलेशन असे काही भले मोठे नाही, डोक्याच्या बाहेर जाणारे. तरी पण आपले जे मार्क्स असतात पेपर मध्ये त्या 2 टॉपिक वर मायनस होत असतात. कारण आपल्याला माहित नसतात की प्रिपोजिशन कुठल्या प्रकारचे आहेत आणि वेअर इट कॅन बी यूज. व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल अँड व्हॉट आर द रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आर यूज आर फॉलोड देअर फॉर युजिंग डिफरंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. आपल्याला माहित नसतात, म्हणून तिथे जे आहे आपले मार्क्स चालले जातात, मायनस होतात. समजलं का? वर्गामध्ये गेल्यानंतर टीचर रजिस्टर, प्रेझेंटी रजिस्टर ओपन करतात आणि त्याच्यात आपले नाव घेतात. आणि जसे जसे टीचर आपापले नाव घेतात, म्हणजे विद्यार्थ्यांचे नाव घेतात, तसे तसे विद्यार्थी उभे होतात. यस मैडम जी, यस टीचर जी, यस मिस, प्रेजेंट वगैरह वगैरह. तो टीचर ने जब आपका नाम लिया तो आपने आपका नाम सुना, अरे ये तो मेराच नाम है, पटक से हो बोला मॅडम जी. काही नाही गद्या प्रेझेंटी घेताय, आहेस का? हा हो ना जी मैडम जी. बस तिकडे कोणत्या है का नहीं. तो जैसे ही टीचर ने हमारा नाम लिया, पता है कि भाई सकाराम का नाम लिया, एंड आई एम सकाराम इन दिस क्लास एंड ऑफ कोर्स इन द स्कूल. नाम सुनते बराबर मैं खड़ा हो गया, यस सर जी. तो मैं कौन हो गया? मैं ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है. और एक्शन कौन सी चल रही है यहाँ पे? टीचर ने मेरा नाम लिया. ओके, टीचर ने मेरा जो नाम लिया है दैट इज एक्शन, और मैंने उसको रिसीव किया एंड आफ्टर जो है मैंने उनको रिप्लाई दिया. तो इस प्रकार की बात है इंट्रांजिटिव में. ट्रांजिटिव में एक्शन को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट होता है. इंट्रांजिटिव में एक्शन को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट नहीं होता है. ट्रांजिटिव में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है. इंट्रांजिटिव में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा. नहीं आएगा दैट मीन्स एक्शन को रिसीव करने वाला वर्ड नहीं आएगा. वो वर्ड नहीं आएगा दैट मीन्स ऑब्जेक्ट मिसिंग रहेगा. बट तो ये होता है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब. He kissed. हाँ सर जी, वडील आहेत, वडील आहेत, तुम्ही से बात करो. He kissed. ठीक है, he kissed. क्या लिखा है? He kissed. तो ये है हमारा इंट्रांजिटिव
आवश्यकता नहीं है, इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, ऐसा लिख लिया, आपने समझ लिया, आपने भाप लिया सेंटेंस को। हाँ सर जी ऐसी ऐसी बात है, बिल्कुल ठीक है, अब ज्यादा एलाबोरेट नहीं करूंगा, एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, तो मुझे पता है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस वन सेंटेंस यू गॉट इट कंप्लीटली। सेकंड वन सेंटेंस, रमेश laughs loudly. रमेश laughs loudly. रमेश नावाचं जे आहे लेकरू, ठीक आहे, रमेश नावाचं जे लेकरू आहे ते जोरा जोरात हसतो, ठीक है। रमेश laughs loudly, जोर जोर से हंसता है वो, तो यहाँ पे loudly ये तो एडवर्ब है, ठीक है। रमेश हंसतो, झालं ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं, ठीक। मी म्हटलंय की मी खातो, पप्पा काय खाऊन राहिले सर जी, एक तुम्ही आम्हाला नाही देऊन राहिले, टाकले ना आपल्या नाकमधामध्ये। ज्यावेळेस सेंटेन्स वाचल्यानंतर, सेंटेन्स ऐकल्यानंतर, सेंटेन्स बघितल्यानंतर एक क्वेश्चन तयार होतो, त्यावेळेस समजायचं की यह सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिसिंग है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिसिंग। और जब सेंटेंस को पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, क्वेश्चन तैयार होता नहीं है, ठीक है। समझ लेना कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। मी लिहितो तर मग काहीतरी लिहित असणार, काय लिहून राहिले गुरुजी, कोणाचं नाव लिहून राहिले, आपल्या बायकोचा का, लिहितो मी कोणाचंही, टेन्शन नाही घ्यायचं। मी लिहितो पण काय लिहितो ते माहित पाहिजे ना आपल्याला, म्हणजे काय लिहितो आहे जोपर्यंत ते दिसणार नाही, ओके, तोपर्यंत सेंटेन्स मिनिंगफुल होणार नाही, तोपर्यंत आमच्या डोक्यामध्ये क्वेश्चन येतच राहणार। पण मी जर म्हटलं कुत्रा भुंकतो, आता का भुंकतो, मी काय खातो हा प्रश्न झाला, का भुंकतो असा प्रश्न तयार होणार का, नाही, ठीक है, तेव्हा नाही होणार। मग भुंकने हा काय झाला, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पे लिखा है हमने रमेश laughs loudly, तो ये है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, ये है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड एग्जांपल, जैसे कभी लिया birds fly, birds fly, पंछियां उड़ती है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है क्या हमें, पंछी उड़ती है, आसमान में उड़ेंगे ना, इन द स्काई, birds fly in the sky, ठीक है। तो इन द स्काई ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है, इन द स्काई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि फ्लाई करती है, ठीक है, उड़ने की एक्शन है, उसको रिसीव करने वाला स्काई नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं खाता हूँ एप्पल, तो खाने की जो एक्शन है उसको रिसीव करने वाला, किसको खाया जा रहा है, एप्पल को खाया जा रहा है, तो एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट है, विच रिसीव एन एक्शन, रिसीव एक्शन मतलब उसके ऊपर क्रिया की जा रही है, उसको खाया जा रहा है। ये आसमान के ऊपर क्या क्रिया हो रही है क्या उड़ने की, आकाशावर क्रिया होता है क्या उड़ण्याची, बिल्कुल ही नहीं है, वो तो ओपन स्पेस में उड़ रहा है, लेकिन आसमान की वो रिसीव करने वाला नहीं है एक्शन। किसी को कुत्ते का भूखना, कहीं भी भूखने दो उसको, ठीक है, लेकिन उसके भूखने को जो है रिसीव करने वाला कोई ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं, इसलिए वो जो है बात, ये है हमारा इंट्रांजिटिव। तो उसी प्रकार से ये जो फ्लाई है ये है हमारा इंट्रांजिटिव, जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। देखो वर्ब के बाद हमने कोई भी दूसरा वर्ड नहीं लिया, ये लिया है तो ये तो एडवर्ब है, एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, जिसने इसको मॉडिफाई किया है, लॉक्स इस वर्ब को। फोर्थ सेंटेंस, he sneezed, he sneezed, he sneezed, स्नीज मतलब क्या होता है, आक्षी, गाली नहीं सांगत है, स्नीजिंग मतलब यही होता है, चींगना, ठीक है। अब इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है क्या, शिंका जर येत असेल तर त्याच्यासाठी काय ऑब्जेक्टची आवश्यकता असते का, तो कोणावर शिंकला असं म्हणतो का आपण, कोणावर शिंकला बे तू, नहीं, ठीक है। तो ये जो स्नीज है ये है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, ये है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। चलो वन मोर एग्जांपल,
रिसीव करने की आवश्यकता नहीं है, एक्शन को रिसीव करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। आम्ही झोपतो, ठीक है, झोपा, गुड नाइट, ओके, स्वीट ड्रीम वगैरह वगैरह। तो ये जो स्लीप है, ये है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ का स्नीज्ड है, यहाँ का फ्ला है, यहाँ का लॉप्स है, यहाँ पे किस्ड है। तो इस प्रकार से ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब ही एक्शन को रिसीव करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऐसे वर्ब्स को, और वर्ब्स मतलब क्या होता है, एक्शन वर्ड्स। वर्ब्स मींस व्हाट, कल ही हमने देखा है कि वर्ब्स मींस व्हाट, एक्शन वर्ड्स। तो यहाँ पे अलग अलग एक्शंस हो रही है, यहाँ पे हंसने की एक्शन हो रही है, यहाँ पे किसिंग करने की एक्शन हो रही है, यहाँ पे फ्लाई करने की एक्शन हो रही है, यहाँ पे स्नीजिंग करने की एक्शन हो रही है, यहाँ पे स्लीपिंग करने की एक्शन हो रही है। तो इसको रिसीव करने वाला कोई है क्या? नहीं है। इसलिए कहा गया है कि ऑब्जेक्ट नहीं आवश्यक एक्शन को रिसीव करने के लिए, तो वो जो वर्ब्स रहेंगे, एक्शन वर्ड्स मतलब ये वर्ब्स रहेंगे, उनको इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब्स ये भी वर्ब का एक प्रकार है, मेन वर्ब। और हर एक सेंटेंस में मेन वर्ब की आवश्यकता होती है ऐसा भी नहीं है। देयर इजंट need of use or need to use main verb in every single sentence to structure a meaningful sentence. Without using main verb we can structure a meaningful sentence. जैसे कि I am a boy, यहाँ पे main verb नहीं आया है, फिर भी एक मीनिंगफुल अर्थपूर्ण सेंटेंस हमने बनाया है, ठीक है। लेकिन हर जगह पर मेन वर्ब का यूज नहीं करेंगे और सेंटेंस बन जाएगा, ऐसे नहीं होता। समवेयर इन सम केसेस मेन वर्ब का यूज करना होता है सेंटेंस में। एक्शन वर्ड इज कॉल्ड एज मेन वर्ब। एक्शन वर्ड जो हम एक्शन के द्वारा करके दिखा सकते हैं, मतलब ही होता है मेन वर्ब। अब उसके सामने चलेंगे कि जो मेन वर्ब्स है, ऑल द मेन वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज को मेन वर्ब को तीन कैटेगरीज में मेन वर्ब को डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से? ये पहली कैटेगरी है, ठीक है, ऑल सेम। ऑल सेम, ऑल सेम मतलब क्या होता है भाई? ये है ऑल सेम मतलब उसका जो फॉर्म हम चेंज करते हैं, V1, V2 और V3, ठीक आहे, जो फॉर्म चेंज करणे होते असताना आपण टेन्स ज्यावेळी शिकतो तर त्यावेळी जे मेन वर्बचा फॉर्म चेंज करावा लागत असते, कधी V1 कधी V2 और कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें यूज करना पड़ता है, 4 6 7 उसको गोली मारो। लेकिन फिलहाल के लिए V1 V2 एंड V3 उसकी बात करना है, ओके। तो कौन कौन से एग्जांपल्स है यहाँ पे, ठीक है, ऑल सेम V1 V2 V3। एग्जांपल के तौर पर अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये आएंगे कट कट कट, ठीक है, कट मेन वर्ब। सेकंड फॉर्म में अगर बदलते हैं तो कट ही रहेगा, थर्ड फॉर्म में बदलते हैं तो कट ही रहेगा। बजाओ तिकडे पाहू नको, आरतीकडे तिकडे पाहायचं, कट कट कट। सेकंड अगर एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे पुट, तो इसका जो सेकंड फॉर्म रहेगा वो सेम रहेगा पुट, थर्ड फॉर्म रहेगा वो भी रहेगा पुट, ओके। और तीसरा एग्जांपल रीड, सेकंड फॉर्म भी आएगा रीड और थर्ड फॉर्म भी आएगा रीड। तो इस प्रकार से जितने भी मेन वर्ब्स है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। 3 में से एक कैटेगरी ऑल सेम, मतलब उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों बिल्कुल सेम रहेंगे, तीनों सेम रहते हैं। अब सेकंड फॉर्म की हम बात करेंगे। सेकंड फॉर्म मतलब सेकंड कैटेगरी, ओके।
यहाँ पे आएगा टू, सेम तीन है, V1, V2 और V3। उन तीनों में से दो फॉर्म सेम रहेंगे और एक अलग रहेगा, एक अलग रहेगा। जैसे कि ब्रिंग, ब्रिंग, ब्रॉट और ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट और ब्रॉट, कैसे करेंगे? तीनों सेम। उसके बाद सेल, सोल्ड एंड सोल्ड, सेल, सोल्ड, सोल्ड, आगे दो सेम, यहाँ पे भी दो सेम है, दोनों की स्पेलिंग एक जैसी है, पता होना चाहिए। अबे माहित पाहिजे ना लेखाऊ की दोन सेम येतात म्हणून, नाही तर सेकंड मध्ये ब्रॉट येते, मग थर्ड मध्ये काय येते? ब्रॉट नसेल, लिया कसा आजीची मालमत्ता होय कसा। अब ये भी सेकंड फॉर्म में अगर सोल्ड आता है या फिर थर्ड फॉर्म में सोल्ड आता है इतना है, लेकिन सेकंड फॉर्म में क्या होता है सेल का नहीं पता, छोड़ो उसको फिर। जूते खाओ जूते फिर। बाय, बॉट और थर्ड आएगा बॉट, बाय सेकंड फॉर्म है बॉट, थर्ड फॉर्म है बॉट। तो इस प्रकार से ये रहेगा सेकंड कैटेगरी ऑफ द मेन वर्ब, जहां पे दो वर्ब सेम रहेंगे। सेकंड, थर्ड, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, सेल, सोल्ड, सोल्ड, थर्ड है बाय, बॉट, बॉट। तो इनके जैसे बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। हम बात करेंगे थर्ड कैटेगरी की, जिसमें ऑल डिफरेंट होते हैं, सारे के सारे डिफरेंट मिलेंगे, ऑल डिफरेंट, ऑल डिफरेंट। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये एग्जांपल लेंगे आप, गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन, गो अलग है, वेंट अलग है, गॉन अलग है। सी, सॉ, सीन, सी, सॉ, सीन, बरोबर आहे, ये अलग आहे। माहित होते का? लई लोकांना माहित नसते ते, आणि ज्यावेळेस शिकवणारा शिकवते त्यावेळेस धुवाले जातात तिकडे भांडे बुंडे। मग म्हणते कसं म्हणजे, म्हणते आम्हाला माहितच नाही, शिकवूनच म्हणते दगड शिकवणारे तुम्हाला लेखाऊ लई पोट्टे आहेत। वो कौन सा होता है? ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बोलना बंद करने का आज से, ठीक है? आज वीडियो देख रहे हो, आज से हेल्पिंग वर्ब बोलना बंद, ऑक्सिलरीज ही बोलेंगे, ओनली ऑक्सिलरीज, ओके? ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब मतलब क्या है? अभी मैंने कहा है कि आज से जो भी अभी यहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं उसको हेल्पिंग वर्ब नहीं ऑक्सिलरीज बोलेंगे। इसका मतलब ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब दोनों एक ही होते हैं। वर्ब्स दैट हेल्प्स, ओके, वर्ब्स दैट हेल्प, इसको मेन वर्ब उसको बोलेंगे ऑक्सिलरी, या फिर उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। That are used to make the form of, that are used to make the form of another verb, another verb। इन ब्रैकेट में लिख के देता हूं, ओके? ऑक्सिलियरीज, verbs are
कॉल्ड एज हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। पहले यहाँ पे डिफिनेशन जो हमने लिखी है, वर्ब दैट आर यूज्ड टू मेक द फॉर्म ऑफ अनदर वर्ब, मतलब ऐसे वर्ब जो दूसरे एक वर्ब के फॉर्म को बनाने के लिए, फॉर्म को चेंज करने के लिए यूज किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हेल्पिंग वर्ब। थर्ड definition, verbs which help to verbs which help to main verb is called as auxiliary verb. It means helping verb. या ऐसे वर्ब है जो मेन वर्ब को मदद करते हैं इन दी सेंटेंसेस, इसीलिए इनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मेन वर्ब होता है उसके फॉर्म को चेंज करने के लिए जो वर्ब का यूज किया जाता है उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल, अच्छा ठीक है, कौन कौन से, पहले ये डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं और बाद में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब करते हैं। ये इसको देखो, verbs that are used to make the form of another verb, to form of another verb। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस लिखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब कंटिन्यूअस में जो मेन वर्ब होता है वो आईएनजी फॉर्म में, मतलब इट्स फोर्थ फॉर्म में यूज किया जाता है, फोर्थ फॉर्म में। एग्जांपल है, they are playing football, they are playing football, they are playing football। आता मी सांगितलेलं आहे की मला प्रेझेंट कंटिन्यूअस इस टेंस का सेंटेंस बनाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आया है वो आर है। सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी यूज किया है आर। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अगर इसको हम यूज नहीं करते हैं, तो ये जो रहेगा मेन वर्ब जो आईएनजी फॉर्म में आया हुआ है, उसके यूज करने की वजह से ही ओनली सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बन गया। बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे नहीं मान सकते, ऐसा कह नहीं सकते। मतलब ये जो फॉर्म है मेन वर्ब का, ये तभी कंप्लीट होगा जब इसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज किए जाने वाले ऑक्सिलरीज में से कोई तो भी एक यूज किया जाएगा, मतलब उसके बगैर इसका फॉर्म आधा अधूरा है। याचा वापर काहीच नाही, कुछ भी यूज नहीं इसका लिखने के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिलरीज नहीं। समझे? इसलिए कहा गया है कि जो मेन वर्ब है उसका फॉर्म चेंज करने के लिए ही हेल्पिंग वर्ब का ऑक्सिलरीज का यूज किया जाता है, या फिर ऐसा वर्ब जो यूज किया जाता है इसका फॉर्म, मेन वर्ब का फॉर्म चेंज करने के लिए, उनको ऑक्सिलरीज कहते हैं। तो यहाँ पे रहेगा आर। अब सेंटेंस मीनिंगफुल हो गया है, अब सेंटेंस पूरा हो गया है, मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया हमारा। सेकंड एग्जांपल, we had talked him, we had talked him, we had talked him। तो ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर सेंटेंस मुझे बनाना है तो मुझे दोनों चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा, ऑक्सिलरी भी और मेन वर्ब भी। और यहाँ पे जो मैंने ऑक्सिलरी यूज किया है, हैड यूज किया, अगर मैं इसको निकाल देता हूँ, लिखता हूँ वी टॉक्ड हिम, सिंपल पास्ट बनेगा। देखो ऑक्सिलरी के यूज होने ना होने की
वजह से पूरा का पूरा टेंस ही बदल जाता है। हैड मैं यूज नहीं करूंगा, वी टॉक्ड हिम, बनाना है पास्ट परफेक्ट का मुझे सेंटेंस, बन जाएगा मेरा सिंपल पास्ट का सेंटेंस। मैं एक ऑक्सिलरी के यूज करने या फिर ना करने की वजह से सेंटेंस का टेंस ही बदल जाता है। मतलब इतनी कैपेसिटी ऑक्सिलरी वर्ब में है कि वो सेंटेंस का टेंस पूरी तरीके से बदल सकता है, तबाही मचा सकता है ऑक्सिलरीज। हेल्पिंग हैंड जो है बहुत ही इम्पॉर्टंट है। अबे जब टी असते ना सेकंड ते खूप महत्वाचे असतात, त्यांना सर्व माहित असते, गुडनेस बॅडनेस। त्यांनी आग लावतो म्हटलं ना, कधी आग लावू शकतो, ते मग प्रधानमंत्री असो की प्रेसिडेंट असो किंवा कोणीही असो, अरबपती करोडपती, चुना लावायचा विचार केला ना, एका सेकंदामध्ये चुना लावू शकतात ते पी असिस्टेंट। दैट मीन्स जो हेल्प करते हैं ना वो लोग, वही बात यहाँ पे हो रही है कि ये जो हेल्पिंग करने वाले वर्ब है जिनको हमने ऑक्सिलरी कहा है, इनमें इतना दम है कि सेंटेंस का टेंस ही बदल सकते हैं, सेंटेंस का मीनिंग जो है ना तहस महस कर सकते हैं, पूरा चेंज हो सकता है। तो इतना दमकम होने वाले हमारे वर्ब है ऑक्सिलरीज, हेल्पिंग वर्ब जिसको हमने कहा है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल, she was watching movie, she was watching movie, she was watching movie। तो ये कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें जो ऑक्सिलरी मैंने यूज किया है वो है was। ठीक है, हम अगर इसको निकाल देते हैं she watching movie, सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली इट विल बी रॉन्ग सेंटेंस, गलत सेंटेंस बन जाएगा। जबकि पता है कि कंटिन्यूअस में हमें मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना पड़ता है, आईएनजी फॉर्म यूज करना पड़ता है, हमने यूज किया है, लेकिन फिर भी गलत हो गया सेंटेंस। ऐसे क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने ऑक्सिलरी का यूज नहीं किया है। मतलब ऑक्सिलरी के यूज ना होने की वजह से सेंटेंस में हमने मेन वर्ब का अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ past continuous tense we have already used or we used fourth form of the main verb, but still it is incomplete sentence because of the absence of auxiliary verb। तो इसका फॉर्म तभी पूरा होगा, इसका यूज तभी पूरा होगा जिस पर्पज से हमने मेन वर्ब का यूज किया है यहाँ पे, इन इट्स फोर्थ फॉर्म, तभी कंप्लीट होगा, तभी पूरा होगा, तभी फुलफिल होगा जब उसके पहले हम ऑक्सिलरी का यूज करेंगे। तो ये इस प्रकार से मेन वर्ब का फॉर्म चेंज करने के लिए, बनाने के लिए जिन किसी वर्ब्स का यूज किया जाता है उनको ऑक्सिलरीज कहते हैं। उनको इन अनदर वन वर्ड वी कॉल देम ऑल हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। बी वर्ब्स, अब बी वर्ब्स में कौन कौन से आएंगे? बी वर्ब्स में ये सारे आएंगे, ध्यान देना है। Do verbs, do, does, and last one is did। Third, have verbs, have verbs, have, as, और आता है had। have verbs, have, as, had, do verb, do, does, did, और be verbs, am, is, are, was, were। तो इस प्रकार से मेन ऑक्सिलरी वर्ब को हमने डिवाइड किया है। अब विल, शॉल मॉडल में देखेंगे, मॉडल ऑक्सिलरीज जो है वहां पे विल, शॉल, कैन, कुड, बहुत सारे आएंगे, उसका इंडिपेंडेंट एक वीडियो बनेगा, देख लीजिएगा। तो ये है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और इस प्रकार से उनका डिवीजन होता है।
बी वर्ब्स में कौन से है, डू वर्ब्स में कौन से है और हैव वर्ब्स में कौन कौन से है। अब ये जो ऑक्सिलरीज है इसके साथ कौन सा ऑक्सिलरी लगता है वो भी देख लेते हैं, वो भी देख ले। लेकिन उसके पहले जो है हम बात करेंगे कि प्रेजेंट में कौन से होते हैं, पास्ट में कौन से होते हैं, इनमें से ऑक्सिलरीज यूज। जब प्रेजेंट अगर है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से ऑक्सिलरीज यूज होते हैं, पर्सन के अनुसार नहीं बता रहा हूं मैं, टेंस के अनुसार इनका हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। प्रेजेंट टेंस अगर है सेंटेंस का, या फिर प्रेजेंट टेंस में हमें सेंटेंस बनाना है तो आएगा एम, इज, आर, डू एंड डस, ये रहेंगे प्रेजेंट टेंस के ऑक्सिलरीज। पास्ट, पास्ट टेंस अगर है तो कौन से आएंगे, ये was, were and did। and did। अब ये जो है have, has, had, ये किस में आएंगे, परफेक्ट टेंस। और इन्हीं को कहते हैं हम पार्टिसिपल्स। नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन सब टाइप्स होते हैं, एक इंफिनिटिव्स होता है, एक जेरन होता है और तीसरा पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल तीन प्रकार के, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल है, दैट मींस परफेक्ट टेंस है, इनमें ये तीन आएंगे, हैव, हैज, हैड। तो इस प्रकार से देखो टेंसेस के अनुसार हमने ऑक्सिलरीज को डिवाइड किया है। टेंसेस के अनुसार पास्ट टेंस है तो डू, सॉरी एम, इज, आर, डू, डज, यही होना चाहिए सेंटेंस जब भी हम लिखेंगे। पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस का सेंटेंस बनाना है तो वॉज, वर या फिर डिड ही आएगा। उसके बाद अगर परफेक्ट टेंस बनाना है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर पास्ट परफेक्ट हो, आएगा तो हैव, हैज, हैड। क्या आएगा, हैव, हैज एंड हैड, तीन में से ही एक का यूज करना है।